हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर आपका रनिंग में है। 4th चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने महासागर और जो महाद्वीप है इनसे संबंधित एक फेमस थ्योरी, और थ्योरी का क्या नाम था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जो कि वैगनर महोदय ने दी थी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी कर चुके थे। क्या था ये सिद्धांत, पेंजिया क्या था, पैंथालासा क्या था, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए थे, कैसे और कौन से एविडेंस रखे गए थे वैगनर महोदय के द्वारा, और ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी और पीजीटी। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहता है तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो स्टूडेंट पहली बार है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर करें। और हाँ, जो इस सेकंड पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका फर्स्ट पार्ट ईजिली देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर रिलेट करता है एक दूसरे से। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अपनी वीडियो। तो यहाँ पर हम महाद्वीपीय प्रवाह कर चुके थे। उसके बाद हमने ये इसके पक्ष में जो प्रूफ थे कि भाई चट्टानों की आयु में समानता, टेलाइट, प्लेशर निक्षेप, प्रवाह संबंधी बल, ये सब कुछ हम कर चुके थे। और महासागर की जो तली है वो क्यों फैल रही थी, इसके साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैप में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि कौन सी बेल्ट में आपके सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हो यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं प्लेटों से, टीजीटी लेवल पर भी और पीजीटी लेवल पर भी। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था, जब सागरीय तल की बात की गई कि भाई सागर का जो तल है, जैसे फॉर एग्जांपल अटलांटिक महासागर का तल फैल रहा है, इसके बाद विद्वानों में क्या हुआ, एक खलबली सी मच गई कि महाद्वीप और महासागर का वितरण हर कोई पढ़ने लग गया, अध्ययन लग गया, लोग इसमें फिर से अपनी रुचि पैदा करने लग गए। ठीक है, तो 1967 में क्या हुआ, मैकेंजी आया। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों ने स्वतंत्र रूप से क्या किया, एक कंसेप्ट प्रस्तुत किया और जिसे कहा गया प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक। ये भी एक थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वो भी एक थ्योरी है, और ये है आपकी प्लेट विवर्तनिकी। तो इन सबको क्या किया गया, मैकेंजी महोदय ने, पार्कर और मॉर्गन तीनों ने 1967 में अपनी एक कंसेप्ट प्रस्तुत किया। वैसे प्लेट टेक्टोनिक मैंने अपने चैनल पर भी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, वहाँ पर आपको एक एक चीज़ डिटेल में मिलेगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इस वीडियो में होंगी और वहाँ नहीं होंगी, तो दोनों ही वीडियो आप देख लेना। एक विवर्तनिकी सिद्धांत यानी अगर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का खंड होता है। अब ये प्लेट जो वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, यानी ठोस चट्टान यानी सॉलिड, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, ये जो टुकड़े हैं इन्हीं के ऊपर आपके महाद्वीप और महासागर है, यानी महाद्वीप और महासागर ठोस चट्टानों के बड़े बड़े स्थल खंड या चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बने हैं। और ये सारी प्लेटें जो हमारी पृथ्वी के अंदर एस्थेनोस्फीयर है ना, यानी दुर्बलता मंडल, मेंटल के अंदर 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाला एरिया, तो वहाँ पर ये सारी की सारी प्लेटें उस दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज दिशा में चलायमान है। क्षैतिज यानी एक प्लेट है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इधर आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो स्थल मंडल में अगर
क्रस्ट की बात करें या ऊपरी मेंटल, दोनों को ही शामिल किया जाता है आपका लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट आ जाती है पूरी की पूरी, और कुछ पार्ट मेंटल का भी आ जाता है, ऊपरी मेंटल का, जिसकी मोटाई लगभग 5 से 100 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं इसी एनसीईआरटी बुक के क्लास 11 के। तो 5 से 100 किलोमीटर, और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो प्लेट नाम कैसे देंगे, अगर कोई प्लेट आपकी कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे, और कोई प्लेट आपके महासागर के नीचे पड़ती है तो उसे महासागरीय प्लेट कहेंगे। ठीक है, तो इस बात पर निर्भर है कि इनका अधिकतर भाग महासागर ने कवरअप किया या महाद्वीप ने कवरअप किया। जिस प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीप ने कवरअप किया उसे महाद्वीपीय प्लेट, जिसका महासागर ने किया उसे महासागरीय प्लेट। उदाहरणतः आपकी प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट, अगर हम बात करें, एक पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, यानी जो पैसिफिक प्लेट है पूरे के पूरे प्रशांत महासागर के ऊपर है। जबकि यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यूरोप प्लस एशिया दोनों कॉन्टिनेंट आते हैं यूरेशियन प्लेट में। इसे पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, क्योंकि यूरोप भी कॉन्टिनेंट है और आपका एशिया भी कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है, इसीलिए महाद्वीपीय प्लेट के नाम से ये जानी जाती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार जो हमारा पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है वो 7 मुख्य प्लेटें और कुछ छोटी छोटी प्लेटों से बनी हुई हैं, यानी 7 तो आपकी मेजर प्लेट होंगी और उसके अलावा अनगिनत छोटी छोटी प्लेटें भी होंगी। और मैं बता दूं, पीजीटी लेवल पर अगर क्वेश्चन आता है और टीजीटी पर भी, तो अब एग्जामिनर बड़ी प्लेटों से नहीं छोटी प्लेटों से क्वेश्चन डालता है। नवीन वलित पर्वत यानी आपके जो नए नए पर्वत है, फॉर एग्जाम्पल हिमालय पर्वत, खाइयाँ और भ्रंश, ये सारे इन्हीं प्लेटों के किनारे पर घटित होने वाली घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, जो आपकी खाइयाँ बनती हैं वो इन्हीं प्लेटों के किनारों पर बनती है। कैसे, अभी आगे देखेंगे भी हम। तो यहाँ पर ये मैप आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्योंकि इस मैप में है ना प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें भी आपको दिखाई गई हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो पहले मैं बड़ी प्लेटें बता देती हूँ। देखो, ये है आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये है हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, लिखा हुआ भी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और नीचे साउथ अमेरिका पर आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर अफ्रीकी प्लेट, और ये आती है भाई आपके यूरोप, और इसका आधा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यूरोप और एशिया दोनों की एक ही प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट। कौन सी? यूरेशियाई प्लेट। इसके अलावा यहाँ पर आती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, इसे कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। क्या कहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और नीचे नीचे आती है आपकी अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पर अंटार्कटिक प्लेट। मैं कई बार अंटार्कटिका बोल देती हूँ, बट ये फॉल्ट है, क्या करूँ, जुबान से निकल जाता है, पर अंटार्कटिक है ये। ठीक है, तो देखो कितनी हो गई। हाँ, एक और बड़ी प्लेट आती है, ये जो पूरा है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। नंबर 1 उत्तरी अमेरिकी, नंबर 2 दक्षिण अमेरिकी, नंबर 3 यूरेशियाई, नंबर 4 अफ्रीकी, नंबर 5 आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, नंबर 6 अंटार्कटिक प्लेट, एंड नंबर 7 प्रशांत प्लेट। तो 7 बड़ी प्लेटों के नाम मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बाद देखो, छोटी छोटी प्लेटें भी काफ़ी हैं। ठीक है, बट इन छोटी प्लेटों को देखने से पहले आप एक बार बड़ी प्लेटों का हम पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है अंटार्कटिक प्लेट, जो कि आपका पूरा का पूरा अंटार्कटिक से घिरा हुआ है। अंटार्कटिक जिसे कॉन्टिनेंट में भी शामिल करते हैं, महासागर में भी शामिल किया जाता है, बट सिंपल सी बात यह है कि ये दोनों कैटेगरी में आता है, बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, कोई यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह नहीं है। सेकंड प्लेट आती है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसमें आपका कुछ पार्ट अंध महासागर के तल का आता है, और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आ जाती हैं, और इसकी जो उत्तरी अमेरिका है ना, उसके साउथ ईस्ट की ओर आपका पड़ता है कैरेबियन आइलैंड, तो वो भी आपकी इसी प्लेट की सीमा को निर्धारण करते हैं। तो अंध महासागर का वेस्ट वाला पार्ट और पूरा का पूरा आपका उत्तरी अमेरिका, और उसके साथ साथ कैरेबियन जो आइलैंड है वो भी इसी की बाउंड्री में आते हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट में, याद रखना। थर्ड आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इसमें आपका पश्चिमी अटलांटिक तल, अटलांटिक
या कह लो या अंध महासागर कह लो, एक ही ओशियन के दो नाम है, पजल मत होना, ठीक है। तो जो दक्षिण अमेरिका के तट के साथ लगता है ना अटलांटिक, वो सारा आ जाएगा। उसके अलावा उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे अलग करते हैं, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट से इसे कौन अलग करते हैं? उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप दक्षिण अमेरिका प्लेट को अलग करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये पूरा का पूरा इसमें प्रशांत महासागर आ जाता है, पूरा जितना भी बड़ा है। नेक्स्ट आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इसमें आपका इंडिया भी आ जाता है और इंडियन ओशियन भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड भी आता है। नेक्स्ट आता है अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी में आपका एक तो पूर्वी अटलांटिक तल आ जाएगा, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर का पूर्व वाला पार्ट। देखो अटलांटिक महासागर है ना, कोई स्पेशल किसी प्लेट में नहीं आता, उसका आधा पार्ट आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा और आधा अफ्रीकी में चला जाएगा और यूरेशियाई प्लेट में चला जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी अटलांटिक तल, ठीक है, वो आ जाएगा आपका अफ्रीकी प्लेट में। साउथ वाले पार्ट में अगर हम बात करें, यूरेशियाई प्लेट यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट आ जाएंगे और उसके साथ साथ पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल भी इसमें ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी मेन 7 बड़ी प्लेटें, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमारी आती है छोटी प्लेटें। तो पहले देखो मैं आपको 1 मिनट इसी में ही दिखा देती हूँ। कोकस प्लेट। कोकस प्लेट जो आपका मध्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कोकस प्लेट आती है, मध्य अमेरिका में, और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगी, बट पहले यहाँ पर पढ़ लो। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जहाँ पर आपकी पनामा स्ट्रेट भी पड़ती है, वहीं पर पड़ती है कोकस प्लेट, बट प्रशांत महासागर की ओर, अंध महासागर की ओर नहीं, प्रशांत महासागर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आती है नाजका प्लेट। ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में ही स्थित है। साउथ अमेरिका आता है हमारा, साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में छोटी प्लेट आती है नाजका प्लेट। अभी दिखाएंगे मैप में। अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट ये आपकी अरब प्रायद्वीप पर पड़ती है, जो हमारा सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसी कंट्रियां है ना, उनके नीचे आती है अरेबियन प्लेट। नाम से ही पता चल रहा है अरेबियन यानी अरब कंट्रीज के पास। नेक्स्ट आती है फिलीपीन प्लेट। नाम से ही पता चल रहा है फिलीपीन यानी फिलीपींस आइलैंड के पास, और फिलीपींस आइलैंड आपका प्रशांत महासागर में पड़ते हैं। तो आपका जो एशिया कॉन्टिनेंट है और प्रशांत महासागर दोनों के बीच में आती है ये एक छोटी सी प्लेट, फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट आती है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट ये आपकी पड़ती है न्यू गिनी के उत्तर में, फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। जो आपका फिलीपीन था और इंडियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में आती है कैरोलिन प्लेट। अब है ना पीजीटी लेवल पर इनको सीक्वेंस में लगवाने में भी क्वेश्चन आता है कि इन प्लेटों के नाम दे देगा, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपको लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, इसलिए जब मैंने आपको मैप दिखाया तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बार कोई भी एग्जाम देने से पहले इन प्लेटों को जरूर देख के जाना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट आती है फ्यूजी प्लेट। अब आपकी जो ये फ्यूजी प्लेट है ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व, देखो फिजी नाम का आइलैंड भी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जब पढ़ाया, जब फिजी आपको आइलैंड के बारे में भी पढ़ाया था, तो फ्यूजी प्लेट ये आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ती हैं, फ्यूजी प्लेट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी छोटी प्लेटें, अब आप एक बार इनको मैप में भी देख लो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यानी अगर हम बात करें उत्तर की ओर आएगी आपकी जवान डी फयूका प्लेट, वहाँ पर मेंशन नहीं था बट आपको पता होनी चाहिए। सबसे उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में ये कुछ प्लेटें ना आपकी है ना सीक्वेंस में लगानी आती है, ठीक है, कुछ प्लेट आपकी सीक्वेंस में लगानी आती है। और कौन कौन सी? जवान डी फयूका, कोकस, नाजका और सकोशिया, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ। तो सबसे ऊपर में आएगा जवान डी फयूका, फिर आएगा कोकोस, नाजका, फिर सकोशिया। देखो जवान डी फयूका प्लेट बिल्कुल अलास्का के निकट कह सकते हो आप। कोकस प्लेट मैंने अभी पढ़ाया कि भाई आपकी किसके पास आएगी, मध्य अमेरिका के पास, बट किसकी साइड, प्रशांत महासागर की साइड, ठीक है। क्योंकि अगर अंध महासागर की बात करें ना तो अंध महासागर की साइड में आएगी कैरिबियाई प्लेट। अंध महासागर ये आपका पूरा का पूरा अटलांटिक कटक ये आपका अंध महासागर है, तो अंध महासागर की साइड आएगी कैरिबियाई प्लेट और प्रशांत महासागर की साइड आएगी कोकोस प्लेट। दोनों छोटी छोटी प्लेट है, आती दोनों मध्य अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट आती है नाजका प्लेट, प्रशांत महासागर की साइड ही आएगी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है नाजका प्लेट, छोटी सी प्लेट है। नेक्स्ट आती है सकोशिया प्लेट, यह आपकी आएगी दक्षिण अमेरिका के भी बिल्कुल साउथ में, सकोशिया प्लेट, ठीक है। ये चारों प्लेटें आपको याद होनी चाहिए सीक्वेंस में, जवान डी फयूका, कोकस, नाजका और सकोशिया। अब इधर देखो, ये है आपका प्रशांत महासागर,
और प्रशांत महासागरीय प्लेट में इधर ये आती है हमारी फिलिपाइन प्लेट कह लो, फिलीपींस प्लेट कह लो। ये फिलीपींस आपके आइलैंड है यहाँ पर, और इसी के निकट है फिलिपिन प्लेट जो कि प्रशांत महासागर में पड़ती है। ऊपर आपकी एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है, एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में आती है। प्लेटों की बात करें तो यूरेशियाई प्लेट प्लस प्रशांत महासागर प्लेट के पास आती है फिलिपिन प्लेट। नेक्स्ट आती है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन ये लिखा हुआ कैरोलिन प्लेट जो कि आपकी पड़ती है यहीं पर नज़दीकी प्रशांत महासागर में ही आती है, अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है फ्यूका प्लेट, फ्यूजा प्लेट या फ्यूजी प्लेट, ये भी यहीं पर पड़ती है, फ्यूजी प्लेट भी, ठीक है। यहाँ पर फ्यूजी आइलैंड है, उसी के पास पड़ती है फ्यूजी प्लेट। इसके साथ साथ अरेबियन प्लेट, ये देख लो आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक एशिया का पार्ट है, इसी में आते हैं अरेबियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पर आती है आपकी अरेबियन प्लेट। आई थिंक अब आपकी कोई भी छोटी प्लेट नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी छोटी छोटी प्लेटें। देखो इन्होंने एरिया भी अलग किया हुआ है, ये है नाजिका प्लेट का एरिया, ये है कोकस का एरिया, ये है जुआन डी फ्यूका का एरिया, ये फिलीपींस का एरिया, ये कैरोलिन का एरिया, यहाँ पे फ्यूजी का एरिया आ जाएगा, और इधर ये अरेबियन का एरिया, ठीक है। ये सारे एरिया भी कवर अप किए हुए हैं। ये कैरिबियाई प्लेट, तो ये छोटी छोटी प्लेटें आपको ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा आगे देखते हैं, तो ये छोटी छोटी प्लेट मैंने आपको पढ़ा दी है, सारी वहीं आती है। तो ग्लोब पर जब हम इन प्लेटों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री को दिखाती हैं। वैगनर का कहना है कि केवल आपके कॉन्टिनेंट मूवमेंट नहीं करते, जो महाद्वीप है वो एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेटें आपकी गतियाँ करती हैं। वैगनर कहता है कि भाई आपके जो कॉन्टिनेंट है ना वो नहीं चलते, कॉन्टिनेंट जिनके ऊपर है ना, किनके ऊपर है, प्लेटों के ऊपर, तो वो प्लेटें मूवमेंट करती हैं, उसी वजह से आपके कॉन्टिनेंट मूवमेंट करते हैं। तो प्लेटें चलायमान है वैगनर के अनुसार, ठीक है। क्या चलायमान है, प्लेटें, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक भी इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही हैं, तो ये सब चीज़ सबने ऑलमोस्ट मानी ही थी, सभी आपकी विद्वानों ने ज्योग्राफिकल तौर पर, ठीक है। तो वैगनर ने क्या कहा कि आरंभ में तो सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर विद्यमान पेंजिया था, जिसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पेंजिया था, पेंजिया के टुकड़े हुए, फिर टुकड़े हुए तो अलग अलग आपके भूमि के अलग अलग पार्ट हो गए, जिसे हम आइलैंड और कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप जिसे पेंजिया कहा, पेंजिया कह दिया। बाद की खोजों में स्पष्ट हुआ कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेटों के ऊपर हैं वो भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि भाई पुराने टाइम से वे प्लेटें चल रही थी, और पेंजिया भी अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना है। अभिसरण यानी एक दूसरे से निकट आना, ठीक है। यानी कभी ये एक दूसरे से एक दूसरी प्लेट के हिस्से थे। तो पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की। आप सिंपल भाषा में समझ लो, पेंजिया था, उसके टुकड़े हुए, और उसके टुकड़े होने का कारण क्या माना, जो भूवैज्ञानिक थे, जो भूमि की खोज में लगे रहते थे, भूमि के अंदर क्या है इस तरीके के आंकड़ों में, उन्होंने माना भाई ये जो प्लेट है इन्हीं के मूवमेंट के कारण वो एक जो सिर्फ एक ही हमारे पास भूखंड पेंजिया था वो टूट के अलग अलग किसके कारण हुआ, प्लेटों की मूवमेंट के कारण। समझ में आ गए। प्लेट संचरण, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है प्लेट संचरण। प्लेट संचरण यानी आप ये कह सकते हो प्लेट की मूवमेंट। तो सबसे पहले 3 प्रकार से प्लेटों की मूवमेंट होती है। सबसे पहला आता है अपसारी किनारा, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, अपसारी सीमा कह लो, अपसारी किनारा कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आप एक हिंदी वर्ड है और आपका मीनिंग होता है दूर, ऐसे याद कर सकते हो। आपका मीनिंग क्या होता है, दूर। तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं, सिंपल सी बात है भाई, मान लो ये 2 कोई बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, जब ये एक दूसरे से दूर हटेंगे, एक दूसरे के निकट नहीं, एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है, एक नई फीचर्स का निर्माण होता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं। और इससे क्या होता है, आपका स्प्रेडिंग भी होती है, स्प्रेडिंग साइट होती है, यानी चीज़ें अपने एरिया को ये कह सकते हो आप अपने एरिया को फैलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब सारी सीमा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मध्य अटलांटिक कटक, जो कि मध्य हम कहते हैं ना, अटलांटिक महासागर क्यों फैल रहा है, वो इसी वजह से तो फैल रहा है। वहाँ पर आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट और इधर आपकी यूरेशियाई प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट
कहाँ जा रही है, वो प्रशांत महासागर की प्लेट की ओर जा रही है, और यूरेशियाई प्लेट भी आपकी किसकी ओर जा रही है, प्रशांत महासागर की प्लेट की ओर जा रही है। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से बीच में जो मध्य अटलांटिक कटक है वहाँ से आपका मैग्मा आ रहा है और लावा के रूप में जमकर उस महासागर की तली को फैला रहा है, जिससे आपका अटलांटिक महासागर चौड़ा होता जा रहा है। तो यही सारी थ्योरीज है अटलांटिक महासागर के चौड़ा होने में, ठीक है, स्प्रेडिंग होने में, उसके तल के प्रसार में। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि अटलांटिक महासागर का तल क्यों प्रसार हो रहा है, क्यों फैल रहा है, तो उसका मेजर कारण यही है। यहाँ से अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट अलग हो रही है, और इसी वजह से आपका ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था आपका अपसारी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, अपसारी सीमा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताइए, तब आपको ऑप्शन में मिलेगा मध्य अटलांटिक कटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हद से ज़्यादा बार हर लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आता है अभिसरण सीमा। अभी यानी अभी आओ, हम कहते हैं ना तू मेरे पास अभी आ, अभी मेरे यानी मेरे पास बुलाने के लिए कहते हैं अभी आ। तो यानी जब प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसते हैं या एक दूसरे के निकट आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, जब एक दूसरे के पास आई है तो जाहिर सी बात है टकराएंगी नहीं, क्योंकि प्लेटों का ना अपना अलग अलग डेंसिटी होती है, ठीक है। जो आपकी भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर की ओर मूवमेंट कर जाती है। जब प्लेटें अगर आपस में टकरा गई ना तो हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जब प्लेटें एक दूसरे के निकट आ रही है, मान लो ये दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आ रही है, तो एक प्लेट उसके ऊपर से चली जाती है, एक उसके नीचे धंस जाती है, बट इनका फिर भी हल्का फुल्का कोई किनारा या टेम्परेचर की वजह से पिघल जाता है और मैग्मा के रूप में बाहर भी आता है। और कई बार तो क्या होता है, जब किनारा हल्का सा टकरा भी जाता है तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भूपट्टी है वो नष्ट होती है, विनाश ज़्यादा होता है, इसलिए इस अभिसरण सीमा को विनाशकारी प्लेट भी कहते हैं। विनाश ज़्यादा होता है, भाई भूकंप आएगा तो विनाश ही होगा ना। तो यहाँ भूपट्टी यानी क्रस्ट नष्ट होती हैं, वो अभिसरण सीमा है। वह स्थान जहाँ पर आपकी प्लेटें धंसती है उसे सबडक्शन जोन कहते हैं, प्रविष्टन क्षेत्र कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आपकी प्लेटें या प्लेटों का कोई किनारा नीचे धंसता है तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उसे सबडक्शन जोन कहते हैं, याद रखना। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, या तो एक महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो, या 2 महासागरीय प्लेटों के बीच, या 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। तो ये स्थिति अभिसरण वाली आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपके पास कोई अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं है, बट अब सारी का अच्छा एग्जाम्पल है मध्य महासागरीय कटक, उसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट आता है रूपांतरण सीमा। रूपांतरण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीटी और नेट लेवल के एग्जाम की बात करें तो, क्योंकि नेट में भी रूपांतरण सीमा से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। भाई ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, केवल पीजीटी और टीजीटी के लिए नहीं, अगर आप नेट ज्योग्राफी का एग्जाम भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी मोस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से करना। रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा ना, आपकी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना, प्लेटें ना तो एक दूसरे के पास आएंगी ना एक दूसरे से दूर जाएंगी। मान लो एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट ये है, यानी प्लेटें एक दूसरे के बगल से निकल जाती हैं, ठीक है। इसमें ना तो आपका कोई चीज़ें बनेंगी ना ही कोई विनाश होगा, तो इसे कहते हैं आपकी रूपांतरण सीमा। इसमें ना तो किसी चीज़ का निर्माण होता है ना ही किसी चीज़ का विनाश होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, ठीक है, अगल बगल से चली जाती हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म रूपांतरण भ्रंश। ये एक रूपांतरण भ्रंश होता है, 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल, यानी ये वाला और ये वाला, तो इन प्लेटों के जो तलों को अलग करता है उसे कहते हैं रूपांतरण भ्रंश, जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के जो शीर्ष पर अगर हम बात करें कि समय पर सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता और इससे पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेटों के हिस्से भिन्न गति से गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात समझ लो, जब प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल में खिसक जाएगी, ना विनाश होगा ना आपका किसी चीज़ का निर्माण होगा, तो उसे कहेंगे आपका रूपांतरण किनारा या रूपांतरण सीमा। यहाँ पर इन्होंने है ना एग्जाम्पल नहीं दिया एक्चुअली, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको मैप में दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि नेट के एग्जाम के लिए ये इसका फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो है सैन एंड्रियान्स भ्रंश, सैन एंड्रियान्स भ्रंश ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियान्स भ्रंश, ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रूपांतरण, ठीक है, किनारे का।
ठीक है, रूपांतरण किनारे का, सैन एंड्रियास ब्रंश, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखोगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट आता है प्लेट प्रवाह दरें। प्लेट प्रवाह दरें क्या होती है? रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई। सिंपल सी बात है, जो हमारी महासागरीय कटक हैं उनके साथ में जो आपकी चुंबकीय एरिया की जो पट्टियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्लेट की गति को समझने में सहायता करती है। और ये जो गति होती है, ये मूवमेंट होता है जो प्लेटों का, वो भी आपका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है जैसे आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। आर्कटिक जो आर्कटिक ओशियन है आपका, उसकी जो कटक की प्रवाह दर है वो सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, यानी एक साल में 2.5 सेंटीमीटर से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, जो कि आपका चिली कंट्री से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर है प्रशांत महासागर में, इसकी प्रवाह दर की बात करें तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। तो ये कह सकते हैं हम, अलग अलग कटकों के पास अलग अलग है ये प्रवाह दर, यानी प्लेटों की मूवमेंट अलग अलग है। ठीक है, आर्कटिक कटक की कौन सी है? 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। और आपकी प्रशांत महासागर की कौन सी है? प्रशांत महासागर में प्लेटों की मूवमेंट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, तो इनको आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है ये प्रवाह दर। नेक्स्ट आता है भाई, कौन से फोर्सेस हैं जो प्लेटों की मूवमेंट को प्रभावित करते हैं? तो वैगनर ने जो अपना थ्योरी दी थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों को उस पर विश्वास था। ठीक है, तो पृथ्वी का वो मानता था कि भाई हमारी पृथ्वी एक सॉलिड है, एक गैस रहित पिंड है, और यहाँ पर जो सागरीय आद्य स्थल है, यानी सागरों का जो तल है वो फैल रहा है। प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया था। ठीक है, सागरीय आद्य स्थल विस्तार ने भी और प्लेट टेक्टोनिक ने भी, दोनों ने ये बल दिया था कि हमारी पृथ्वी एक सॉलिड फॉर्म में है। पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही स्थिर ना होकर गतिमान है, ये चीज़ प्रभावित बताती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेटें हैं जो कि मूवमेंट कर रही है, ये चीज़ भी बताती हैं। अब क्या हुआ, प्लेट विचरण करती हैं, यानी प्लेटें मूवमेंट करती हैं। अब जो दृढ़ प्लेटों के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही है, और उष्ण पदार्थ इन प्लेटों के किनारों से ही क्या हो रहा है, निकल कर हमारी पृथ्वी पर पहुंचकर फैल रहा है, और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, और फिर गहराई में जाकर नष्ट भी हो जाता है। ठीक है ना, तो यही पूरा सर्कल बार बार घूम रहा है, और इसे वैज्ञानिक ने क्या कहा, संवहन प्रवाह, कन्वेक्शन फ्लो। सिंपल सी बात है, प्लेटें मूवमेंट कर रही है, उनके किनारों से मैग्मा आ रहा है, और वो लावा आकर हमारे सरफेस पर फैल रहा है, चट्टानें बन रही है ठंडा होके, और फिर कोई घटना घटित होती है तो फिर गहराई में जाती हैं, खाइयाँ पड़ जाती हैं, तो गहराई में जाके वो दोबारा से टेम्परेचर में लावा बन जाता, प्लेटें फिर मूवमेंट करती हैं। तो ये सारा सर्कल चल रहा है, जिसे कहते हैं संवहन प्रवाह। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम है, यानी हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर इतना अधिक क्यों है, इसके 2 चीजें हैं। एक तो रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप, यानी जो रेडियोधर्मी तत्व हैं उनका विनाश और अवशिष्ट ताप। ऑर्थर महोदय था, यहाँ पर बात करें ऑर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया। हैरी हेस ने फिर इसमें अपनी मोहर लगा दी। हैरी हेस सागरीय तल विस्तार की अवधारणा को प्रभावित किया। एग्जाम में पूछा जाता है पीजीटी और नेट में कि सागरीय तल विस्तार की अवधारणा को किसने दिया, तो ज़्यादातर नाम हैरी हेस का ही आता है 1930 में ही। तो दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है, जिसकी वजह से आपकी प्लेटें मूवमेंट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे हम पहले आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई थी। तो भारतीय प्लेट के संचलन की बात करें, हमारी जो इंडियन प्लेट है वो भी मूवमेंट कर रही है। भारतीय प्लेट में आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला जो सबडक्शन जोन है, हिमालय पर्वत के साथ, देखो हिमालय पर्वत में क्या है, हिमालय पर्वत से ऊपर आपकी यूरेशियाई प्लेट है, और हिमालय पर्वत से नीचे हमारी इंडियन प्लेट है। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या पाया जाता है, सबडक्शन जोन। मैंने अभी बताया ना सबडक्शन जोन क्या होता है, जहाँ एक प्लेट धंसती है और एक चली जाती है। ठीक है, तो सबडक्शन जोन पाया जाता है जो इनकी नॉर्थ वाली बाउंड्री को निर्धारित करता है। जो अगर हम बात करें महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में, यानी 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं। कौन कौन सी, ऊपर से यूरेशियाई और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट भी जिसे कहते हैं, या इंडियन प्लेट कहते हैं। तो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है यहाँ पर, और 2 महाद्वीपीय प्लेटों की ये बाउंड्री है।
हिमालय पर्वत के साथ साथ, जिसे परिवेष्टन क्षेत्र भी कहते हैं इंडियन प्लेट का। और यही एरिया पूर्व दिशा में म्यांमार होता हुआ आगे एक चाप के रूप में जावा ट्रेंच तक फैला हुआ है। देखो, हिमालय पर्वत, फिर आगे म्यांमार कंट्री, और आगे हिंद महासागर में आती है जावा ट्रेंच, ऑस्ट्रेलिया के इधर वेस्ट की ओर ही, ठीक है। तो वहाँ तक ये फैला हुआ है और इसकी पूर्वी सीमा एक स्प्रेडिंग साइट है, यानी पूर्व की ओर ये फैल रहा है। इस प्लेट की जो पूर्वी सीमा है वो स्प्रेडिंग साइट है, फैल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में भी ये फैला हुआ है, ठीक है। पूर्व में बात करें तो कहाँ तक जाता है? प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में। और पश्चिम सीमा की बात करें तो पश्चिम सीमा में कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान तक। पाकिस्तान की जो किरथर श्रेणियां हैं उनका अनुसरण करता है, और आगे मरकान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी और चागोस द्वीप समूह, इनके साथ होती हुई फिर लाल सागर आ जाता है, ठीक है। लाल सागर में ये जाकर मिल जाती है। तो अरेबियन प्लेट के पास जो आपका लाल सागर है, लाल सागर, और फिर पाकिस्तान की जो पर्वतमालाएं वहाँ, फिर हिमालय पर्वत, फिर म्यांमार, और फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में आगे जाके मिल जाता है। तो ये सारा सबडक्शन जोन है जो कि यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में आता है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से ही निर्धारित होती है। अगर आर्कटिक प्लेट और इंडियन प्लेट की बात करें तो उनकी भी एक क्या होती है? महासागरीय कटक ही निर्धारण करता है बाउंड्री। वो कौन सी? एक अपसारी सीमा का एग्जाम्पल है, यानी एक दूसरे से दूर हटती हैं आर्कटिक प्लेट और इंडियन प्लेट। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती हैं, ठीक है। भारत, आप एक बात करो, एक बहुत बड़ा द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। पहले इंडियन की पुरानी लोकेशन बता रखी है ये कि इंडियन पहले कहाँ पर है। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले एक तैथिस सागर, जिसे आप एशिया महाद्वीप से अलग करता था। तो यहाँ पर देखो, यह आप देख सकते हो, ये है इंडिया की। तो लगभग देखो, इंडिया पहले कहाँ पर था? एक आइलैंड के रूप में था, फिर इधर खिसका, फिर और खिसका, अब वर्तमान में इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो खिसक खिसक के पहले कहाँ था? अफ्रीका के पास था, वैगनर के अकॉर्डिंग, जब उसने अपनी थ्योरी बताई थी, ठीक है। अफ्रीका के पास था, मेडागास्कर आइलैंड के पास, और अब खिसकता 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 कहाँ पर पहुँच चुका है इंडिया? एशिया कॉन्टिनेंट में अब इंडिया का विस्तार माना जाता है। तो लगभग अगर हम बात करें 20 से 5 करोड़ वर्ष पहले अगर हम देखें तो भारत एशिया से टकराया। 5 करोड़ साल पहले क्या हुआ? 4 से 5 करोड़ साल पहले भारत एशिया से टकराया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। जहाँ आज आप हिमालय पर्वत देखते हो वहाँ पहले टेथिस महासागर था। जब भारत जाके वहाँ टकराया तो टेथिस महासागर का पानी तो इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में चला गया, और इंडिया टकराया तो वहाँ की जो ज़मीन है वो ऊपर की ओर उठने लग गई टेथिस सागर की, और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज की भारत की स्थिति मानचित्र में मैंने अभी आपको दिखाई है। भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी यहाँ पर दर्शाई गई है। आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कहाँ था? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, और जो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर से अलग भी करता था। तिब्बती खंड एशियाई स्थलखंड के बिल्कुल निकट था। जो तिब्बत वाला पार्ट है वो एशियाई स्थलखंड के बिल्कुल निकट था। भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक घटना घटी, जो लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का भी निर्माण हुआ, ठीक है। जब भारतीय प्लेट जो है वो एशियाई प्लेट की तरफ जा रही थी तो एक घटना और घटी, जिससे आपके ज्वालामुखी वगैरह फटे, प्रवाह हुआ ज्वालामुखी का बड़े लेवल पर, जिसे आज आप दक्कन का पठार भी कहते हो, दक्कन ट्रैप कहते हो। 6 करोड़ साल पहले आरंभ हुई थी ये चीज़, और एक लंबे समय तक ये चीज़ें जारी रही। और यह उपमहाद्वीप तब बिल्कुल भूमध्य रेखा के निकट था हमारा इंडिया, जब ये चीज़ें हो रही थी 6 करोड़ साल पहले। और 4 करोड़ साल पहले और इसके बाद आपके हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अब भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है, यानी कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत हमारे अब भी मूवमेंट कर रहे हैं। और इंडिया भी, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया का पहले ये वाला हिस्सा था ना, कुछ ऐसे टेढ़ा था, ऐसे ये वाला हिस्सा टेढ़ा था, बट अब अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल सीधा हो चुका है अब इंडिया का, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि भारत में भी पूर्व की ओर सरक रहा है, भारत का ये जो साउथ वाला हिस्सा ये पूर्व की ओर सरक रहा है, ठीक है। तो ये था भाई आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत सारे क्वेश्चन निकले हैं इसमें से दुनिया भर के। तो
आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर टीजीटी वाले स्टूडेंट हो तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अच्छी तरीके से करना। बेशक आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें ले सकते हो, यानी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहते हो तो, बट पीजीटी और नेट लेवल का देना चाहते हो तो आई थिंक आपको एक एक लाइन पर फोकस करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, तो लगता है मुझे कि आपको सारी चीज़ें कवरअप हो गई हैं और समझ में भी आ गया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर देना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और न्यू स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और इसके साथ बेल आइकन जरूर करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, टेक केयर।